थॉमस की डांट ने वहां मौजूद सबको स्तब्ध कर दिया। मुख्य चिकित्सक अविश्वास से थॉमस को देखता रह गया, उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। मिस्टर थियो, क्या हुआ? क्या मेरे पिछले इलाज में कोई गलती थी? उसने झिझकते हुए पूछा। थॉमस ने झुंझलाकर उसकी ओर देखा, आंखों में तिरस्कार भरा था। इलाज? बताओ जरा, तुमने क्या इलाज किया था? मुख्य चिकित्सक ने सिर झुकाया और सावधानी से बोला। मिस्टर थियो, क्योंकि हम अब तक मिस्टर डंकन के कोमा का कारण नहीं जान पाए हैं, इसलिए हमने सिर्फ तमाम तरह की जांचें की हैं, लेकिन कोई दवा नहीं दी। उसके पास कोई और विकल्प भी नहीं था। ब्रैंडन की हैसियत इतनी ऊंची थी कि बिना पक्के कारण के इलाज करना जोखिम भरा था। अगर कुछ गलत हो जाता तो वह इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता था। इसलिए हर कदम बहुत सोच समझकर उठाया गया। कई चर्चाओं और मतभेदों के बाद भी कोई ठोस निर्णय नहीं बन पाया था, इसलिए दवा नहीं दी गई थी, सिर्फ लगातार जांचें की गईं और सबके नतीजे सामान्य निकले। फिर भी ब्रैंडन बेहोश ही रहा। सबको शक था कि प्रयोगात्मक अवस्था में मौजूद वह रिएजेंट ब्रैंडन के मस्तिष्क तंत्र पर असर डाल गया था। मानव मस्तिष्क की जटिलता के कारण वे असली वजह नहीं जान पाए। इसलिए उन्होंने सिर्फ सावधानी भरा उपचार चुना और विभिन्न परीक्षणों के जरिए परिणाम का इंतजार किया। और तभी थॉमस वहां आ पहुंचा। खून। थॉमस ने ठंडी सांस छोड़ी। मुझे पहले से पता था। देखो जरा तुम्हारी हालत, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि गलती कहाँ हुई। अब मैं बताता हूँ मैंने तुम्हें क्यों डांटा। थॉमस ने अस्पताल के बिस्तर पर पड़े ब्रैंडन की ओर उंगली उठाए और जोर से बोला। मैं तुम्हें बताता हूँ, ये लड़का बीमार नहीं है, बस थका हुआ है और गहरी नींद में सो रहा है। क्या? थॉमस की आवाज़ इतनी तेज थी कि कमरे में मौजूद हर व्यक्ति ने साफ साफ सुनी। मुख्य चिकित्सक तो छोड़ो, पैक्सटन तक हक्का बक्का रह गया। मिस्टर थियो, आप मजाक कर रहे हैं क्या? थॉमस आमतौर पर सौम्य दिखते थे, लेकिन जब गुस्से में आते तो बेहद डरावने लगते थे। उन्होंने ठंडे चेहरे से कंधे उचकाकर पैक्सटन को डांट दिया। मुझ पर शक है तो फिर मुझे यहाँ बुलाया ही क्यों? क्या तुम्हें ये सब कोई खेल लगता है? पैक्सटन को बुरी तरह फटकार पड़ी, फिर भी उसे मजबूर होकर मुस्कुराना पड़ा। वो थॉमस पर शक नहीं कर रहा था, लेकिन पूरा मामला बहुत अजीब लग रहा था। थॉमस ने फिर मुख्य चिकित्सक की ओर रुख किया और डांटना जारी रखा। इतने सालों तक पढ़ाई की, फिर भी आत्मविश्वास की इतनी कमी। अगर तुम मरीज की सही जांच तक नहीं कर सकते तो डॉक्टर कहलाने का क्या हक है तुम्हें? मुख्य चिकित्सक सिर झुकाए खड़ा रहा। ब्रैंडन के इलाज के दौरान वह वाकई बहुत सतर्क रहा था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। ब्रैंडन इतना बड़ा व्यक्ति था कि जरा सी गलती उसे बर्बाद कर सकती थी। ऊपर से पैक्सटन हमेशा नजदीक रहता था, जिससे दबाव और बढ़ जाता था। अब थॉमस जैसे वरिष्ठ चिकित्सक की फटकार सुनकर वह सिर झुकाकर बोला। मिस्टर थियो, मैं आपकी सीख याद रखूंगा। थॉमस का गुस्सा कमरे में गूंज उठा। सबकी हालत खराब थी, यहाँ तक कि पैक्सटन भी अब सह नहीं पाया और उसने कैथरीन से मदद मांगी। पूरा समय कैथरीन सबसे शांत रही, जैसे सब कुछ उससे बेपरवाह हो। वो दखल नहीं देना चाहती थी, लेकिन पैक्सटन के लगातार इशारों से तंग आकर उसने आगे बढ़कर थॉमस से कहा। मिस्टर थियो, ब्रैंडन कब तक जागेगा? थॉमस, जो कुछ पल पहले आग बबूला था, कैथरीन की आवाज़ सुनते ही नर्म पड़ गया। वह मुस्कुराया और बोला, कैसी, चिंता मत करो, मैं उसे दोबारा देखूंगा, फिर थोड़ी ऊर्जा बढ़ाने वाली दवा दूंगा। वह आज ही जाग जाएगा। फिर उसने जोड़ा, जिस दवा का इस्तेमाल हुआ था उसका असर बहुत प्रबल है। उसने शरीर की ऊर्जा पहले ही खर्च कर दी, इसलिए वह इस गहरी नींद में चला गया। जहां तक उसके पैरों का सवाल है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। निश्चिंत रहो, मैं ठीक कर दूंगा। धन्यवाद, कैथरीन ने हल्के स्वर में कहा। उतनी गर्मजोशी नहीं थी, लेकिन दूसरों के मुकाबले थॉमस के प्रति उसका लहजा काफी सौम्य था। थॉमस मुस्कुराया, जैसे कुछ देर पहले गुस्से में फटकारने वाला व्यक्ति वही नहीं था। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, स्कॉट ने कहा था।
अगर मैंने तुम्हारी मदद नहीं की तो वह मुझे ग्रैंपा बुलाना बंद कर देगा। हालांकि थॉमस देखने में 50 के लगते थे, वे असल में 70 के ऊपर थे। आबॉट लैबोरेटरी का छोटा जीनियस स्कॉट थियो उन्हीं का पोता था। कैथरीन का थियो परिवार से पुराना और जटिल रिश्ता था। थॉमस उन कुछ लोगों में से था जो उसकी असली पहचान जानते थे। इसी वजह से उसने अपने पोते स्कॉट को कैथरीन की लैब में शोध करने की अनुमति दी थी। जब कैथरीन को पता चला कि स्कॉर्पियन आइलैंड पर डॉक्टर मिरेकल की तलाश हो रही है, तो वह समझ गई कि यह ब्रैंडन के लिए ही है। सौभाग्य से उसका थॉमस से पुराना संबंध था और वह जानती थी कि वही थियो परिवार के मुखिया हैं। इसलिए उसने तुरंत उनसे संपर्क किया। सालों की जान पहचान के कारण सिर्फ एक फ़ोन कॉल से थॉमस बिना किसी हिचकिचाहट के द्वीप पर पहुंच गए। थॉमस के कैथरीन के प्रति स्नेह को देखकर पैक्सटन ने अनायास अपनी नाक रगड़ी। उसे उम्मीद नहीं थी कि थॉमस एक तरफ उन पर दानव जैसा गुस्सा दिखाएंगे और दूसरी तरफ कैथरीन के लिए इतने नर्म हो जाएंगे। कैथरीन को थॉमस की चिकित्सकीय क्षमता पर पूरा विश्वास था। कभी थॉमस उसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उसे अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन कैथरीन को उस विषय में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे उपचार या जीवन बचाने से ज्यादा जहर बनाना और इस्तेमाल करना आता था। हालांकि वह शायद ही कभी इसका प्रयोग करती थी। उसे छिपकर काम करना पसंद नहीं था। अगर कोई बात उसे बुरी लगती तो वह सीधे उसे खत्म कर देती, जहर देने की जहमत नहीं उठाती। कैथरीन ने ब्रैंडन को निश्चिंत होकर थॉमस के हवाले किया। थॉमस ने कहा था कि ब्रैंडन आज ही जाग जाएगा और कैथरीन जानती थी थॉमस कभी बिना भरोसे के कुछ नहीं कहते। ब्रैंडन पहले ही उसकी आधे दिन की ट्रेनिंग बाधित कर चुका था। वह अब और वक्त बर्बाद नहीं कर सकती थी। मिस्टर थियो, मैं उसे आपके भरोसे छोड़ती हूँ। मुझे ट्रेनिंग ग्राउंड जाना है। थॉमस मुस्कुरा कर बोला, जाओ कैसी, अपना ध्यान रखना। उसे यहाँ मुझ पर छोड़ दो और आराम भी करना। कैथरीन प्रशिक्षण मैदान पर लौटी, जहाँ प्रशिक्षु पूरी लगन से शारीरिक प्रशिक्षण कर रहे थे। भले ही उनकी प्रशिक्षक कैथरीन वहां मौजूद नहीं थी, फिर भी कोई ढील देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कालो और उसके 2 भाई पहले ही प्रशिक्षण मैदान पर लौट चुके थे। जैसे ही कैथरीन वहां पहुंची, उनकी निगाहें उसी पर टिक गईं। कैथरीन आत्मविश्वास से भरे कदमों के साथ उनके पास आई। उसकी ठंडी निगाहें बर्फ जैसी सिहरन पैदा कर रही थीं। जैसे ही उनकी नज़र कैथरीन से मिली, तीनों पुरुषों के दिलों में डर समा गया, मानो किसी ने उनके लिए शोकघटा बजा दिया हो। कैथरीन ने तीनों की ओर देखा और हाथ से इशारा किया, तुम और तुम आगे आओ। तीनों बिना कुछ कहे आगे बढ़े, दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। उनके साथी उन्हें सहानुभूति भरी नजरों से देख रहे थे। सब जानते थे कि प्रशिक्षक निर्दयी स्वभाव की है। अगर उसने किसी को नाम लेकर बुलाया तो उसका मतलब कुछ अच्छा नहीं होता। कैथरीन ने हाथ पीछे बांध रखे थे और धीरे धीरे तीनों के चारों ओर घूमते हुए बोली, तुमने अनुमति के बिना शिविर छोड़ा, रिपोर्ट दिए बिना प्रशिक्षण छोड़ा, आदेशों का उल्लंघन किया और अपने प्रशिक्षक को चुनौती दी। वो हर गलती एक एक कर गिनाती गई। कालो के दिल में थोड़ी उम्मीद बाकी थी। उसे लगा कि कैथरीन दिखने में ठंडी है, पर अंदर से इतनी सख्त नहीं होगी। उसने सोचा, शायद ब्रैंडन के कारण वो उन्हें माफ कर दे। लेकिन अब ये उम्मीद भी टूट चुकी थी। अब वो बस यही चाहता था कि सज़ा बहुत कठोर न हो। कैथरीन चुप रही, लेकिन उसकी उपस्थिति इतनी प्रभावशाली थी कि उसकी ठंडी आभा ही उन्हें भयभीत करने के लिए काफ़ी थी। कुछ देर सोचने के बाद कालो ने निश्चय किया कि जो होना है, जल्दी हो जाए। कैथरीन, ये हमारी गलती है। कृपया हमें सज़ा दीजिए, हम जो भी दंड मिलेगा, स्वीकार करेंगे। उन्हें पहले ही पैक्सटन से खबर मिल चुकी थी कि कैथरीन ब्रैंडन का इलाज कराने के लिए डॉक्टर मिरेकल को लाई है। पैक्सटन ने उन्हें सलाह दी थी कि कैथरीन से बहस न करें और प्रशिक्षण पर ध्यान दें। उन्होंने सच में अपनी औकात से ज्यादा सोच लिया था, लेकिन अब कौन उससे बहस करने की हिम्मत करता। ये तो आत्महत्या जैसा था। अगर ब्रैंडन कोमा में न होता
तो शायद उनमें इतनी हिम्मत भी नहीं होती। अब जब ब्रैंडन ठीक था, सजा से बचने का कोई मौका नहीं था। कैथरीन की नज़रें तेजी से चमकीं। मतलब तुम्हें अपनी गलती पर कोई आपत्ति नहीं? उसने पूछा। नहीं, मैम, तीनों ने एक साथ जवाब दिया। शरीर तना हुआ था। अच्छा, कैथरीन ने सिर हिलाया और ताली बजाई। ठक ठक ठक। तभी जॉन एक पिकअप ट्रक चलाते हुए वहां पहुंचा। कैथरीन ने हाथ पीछे बांधे रखे थे और पूरे समूह के सामने ठंडी नज़र से देखा। आज हम पूछताछ झेलने की कला सीखेंगे, उसने गंभीर स्वर में कहा। कैदियों के रूप में, यह जरूरी है कि आप सब जाने कि कैसे अपनी जान बचाते हुए रहस्य की रक्षा की जाए। सभी को उसकी बात सही लगी। रहस्य की रक्षा के लिए जान देना वीरता है, लेकिन व्यर्थ मरना मूर्खता। अगर जिंदा रहकर देश या साथियों के लिए कुछ किया जा सके, तो वो बेहतर है। कैथरीन का दृष्टिकोण बाकी प्रशिक्षकों से अलग था, इसलिए उसने तुरंत सबका समर्थन जीत लिया। लेकिन जैसे ही सबने सोचा कि अब कोई कठिन प्रशिक्षण शुरू होगा, कैथरीन ने कहा, आज दोपहर कोई सामूहिक प्रशिक्षण नहीं होगा। ये तीनों पहले डेमो देंगे, फिर बाकी लोग अभ्यास करेंगे। बाकियों की हंसी छूट गई, डंकन भाइयों की तो अब खैर नहीं थी। कैथरीन की बात सुनकर तीनों के चेहरे उतर गए। वे जानते थे कि उसका प्रशिक्षण हमेशा क्रूर होता है, और अब उन्हें 2 बार करना पड़ेगा। उनसे बदकिस्मत और कौन हो सकता था। फिर भी किसी ने शिकायत नहीं की। शिकायत करने का मतलब था और ज्यादा यातना। कैथरीन ने जॉन की ओर देखा और इशारा किया, शुरू करो। जॉन ने अपने आदमियों को ट्रक से बड़े बड़े ड्रम उतारने को कहा और तीनों भाइयों को सहानुभूति भरी नज़रों से देखा। तीनों को अलग अलग ड्रमों में खड़ा किया गया और फिर किसी ने उनके सिर पर एक तरल पदार्थ उड़ेला। कालो ने मीठी खुशबू महसूस की और अपने भाइयों से धीरे से कहा, मुझे लगता है ये शहद है। फ्रांसिस ने ठंडे स्वर में कहा, क्यों न चख कर देख लो। कालो ने सच में अपनी जुबान निकाली और थोड़ा चखा। वाह, ये तो मीठा है। सच में शहद है, उसने आश्चर्य से कहा। शहद? कौरी का चेहरा फक पड़ गया, आंखों में निराशा की झलक थी। कालो, जो हमेशा भोला था, अब भी इस बात से खुश था कि तरल मीठा है, ये जाने बिना कि आने वाला समय कितना भयानक होगा। फ्रांसिस का चेहरा सख्त होता जा रहा था। कौरी जानता था, जब फ्रांसिस डरता है, तो वाकई मामला गंभीर होता है। तभी 3 प्रशिक्षक दस्ताने पहने आगे बढ़े, हाथों में बड़े बड़े जार लिए हुए। जैसे ही वे पास आए, कालो और उसके भाई डर के मारे गले तक सूख गए। अज्ञात भय सबसे बड़ी परीक्षा थी। जार के ढक्कन खुले और उनमें से हजारों लाल चींटियां निकाली गईं। तेज धूप में वे तीनों उन चींटियों के डंक झेलते रहे। ये कोई आम चींटियां नहीं थीं, पास के वर्षावन की लाल चींटियां थीं, जिनके डंक से शरीर सूज जाता था, भयंकर खुजली और जलन होती थी। ये यातना किसी मार या छुरे से भी अधिक दर्दनाक थी। कैथरीन ठंडी नज़रों से उन्हें देखती रही, चेहरे पर कोई भाव नहीं। उसका ये ठंडा और निष्ठुर चेहरा सबके रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। अगर सहन नहीं कर पा रहे हो, तो हार मान सकते हो, उसने शांत स्वर में कहा। कालो ने कभी हार नहीं मानी थी और अब भी झुकने को तैयार नहीं था। लेकिन कैथरीन ने फिर कहा, क्योंकि ये तो बस पहला स्तर है, मतलब अभी और भी कठिन चरण बाकी थे। कालो तुरंत घबरा गया और अपने भाइयों की ओर देखकर बोला, क्या हमें हार मान लेनी चाहिए? लेकिन फ्रांसिस और कौरी ने उसे घूर कर देखा, जैसे कह रहे हों, मौत मंजूर है, हार नहीं। वे कभी हार नहीं मानेंगे, चाहे जान ही क्यों न चली जाए। प्रशिक्षण खत्म होने के बाद कैथरीन सीधे अस्पताल की ओर गई। वार्ड के दरवाजे पर ब्रैंडन की सुरक्षा में तैनात लोग जैसे ही कैथरीन को देखते हैं, तुरंत आदरपूर्वक सलाम करते हैं, हर एक पिछले से ज्यादा श्रद्धापूर्ण। कैथरीन के चेहरे पर हमेशा की तरह ठंडा भाव था, किसी भी भावना का कोई निशान नहीं। उसके आसपास की आभा एक सर्द तूफान जैसी थी। अंदर पैक्सटन पहले से मौजूद था। उसने कैथरीन को आते देखा तो तुरंत सलामी दी, आंखों में प्रशंसा झलक रही थी। मिस स्वॉन, कैथरीन ने बस एक पल के लिए उसकी ओर देखा,
फिर नज़र फेर ली। ब्रैंडन अब होश में था, ठीक वैसे ही जैसे थॉमस ने कहा था। वो बेहद थका हुआ था, इसलिए बेहोश हो गया था। लेकिन ये साधारण थकान नहीं थी जो नींद से दूर हो जाती। मानव शरीर अपनी असली क्षमता का 20% भी इस्तेमाल नहीं करता, परंतु प्रयोगात्मक रसायन के प्रभाव में ब्रैंडन ने अपनी आधी से ज्यादा क्षमता को खोल दिया था। परिणामस्वरूप उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई थी और वह थकावट से बेहोश हो गया था। थॉमस ने इसे बस नींद कहा क्योंकि वह जानता था कि ब्रैंडन को कैसे ठीक करना है। लेकिन अगर उसकी जगह कोई आम व्यक्ति होता तो शायद वह कभी न जाग पाता। ब्रैंडन के जल्दी जागने का असली कारण थॉमस की दवा नहीं, बल्कि उसकी असाधारण शारीरिक क्षमता थी। जब कैथरीन ने उसकी ओर देखा, ब्रैंडन भी उसी को देख रहा था। लेकिन उसकी नज़रें अजीब थीं, उसमें किसी पुराने दोस्त को देखकर मिलने वाली खुशी नहीं थी, बल्कि एक तरह की शिकायत छिपी थी। कैथरीन ने भौहें सिकोड़ लीं। क्या वह उससे नाराज था? वार्ड का माहौल अचानक ठंडा और भारी हो गया। जो भी मौजूद था, वो इस तनाव को महसूस कर सकता था। पहले थॉमस ने ही उस असहज चुप्पी को तोड़ा। कैसी, मेरा परीक्षण लगभग पूरा हो गया है। उसकी हालत स्थिर है। मैं बाद में फिर देखने आऊंगा। कैथरीन ने कोई जवाब नहीं दिया और थॉमस तुरंत वहां से निकल गया। थॉमस को जाते देख पैक्सटन ने तुरंत पीछा किया। मिस्टर थियो, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। पैक्सटन समझदार था, उसने महसूस किया कि माहौल कुछ ठीक नहीं है। दोनों बड़े लोग खराब मूड में थे और अगर कैथरीन और ब्रैंडन के बीच कुछ हुआ तो बीच में फंसना खतरनाक होता। वह सोच रहा था अगर कैथरीन को चोट लगती है तो ब्रैंडन संभाल लेगा। अगर ब्रैंडन को कुछ होता है तो वो उसकी जिम्मेदारी नहीं। जब सब चले गए, वार्ड में सिर्फ सन्नाटा रह गया। कैथरीन ने हाथ बांध लिए और ब्रैंडन की ओर ठंडी नजरों से देखा। उसकी पूरी मौजूदगी में खतरे और ठंडक की झलक थी। ब्रैंडन, जो बिस्तर पर लेटा था, अब और भी शांत लग रहा था। उसकी नज़रें कैथरीन पर टिकी थीं। कैथरीन की निगाहें उसके फीके, रक्तहीन चेहरे पर गिरीं। चोटों से हुए अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उसका चेहरा असामान्य रूप से सफ़ेद था। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी, झुककर उसका ठोड़ी उठाए और उसकी ओर देखते हुए ठंडे स्वर में बोली, मुझसे नाराज हो? ब्रैंडन, जो उसके इस नज़दीक आने का आनंद ले रहा था, इस अचानक सवाल से चौंक गया। थोड़ी देर तक उसकी आंखें ठहर गईं, फिर हल्की मुस्कान आई। हाँ, कैथरीन ने उसका ठोड़ी छोड़ दी और मुड़कर जाने लगी। उसे तो अपने ही किए की सज़ा मिल रही थी, अब वो उस पर दोष लगा रहा है। कितनी बेशर्मी है। ब्रैंडन ने उसे जाते देख घबराकर तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। इव ड्रिप की सुई की परवाह किए बिना उसने कैथरीन की कमर पकड़ ली और उसे अपनी ओर खींच लिया। मत जाओ, उसकी आवाज़ सख्त और हुक्म देने वाली थी। जब तुम अंदर आई तो सबसे पहले पैक्सटन को देखा। क्या मुझे इस पर गुस्सा नहीं होना चाहिए? उसके स्वर में ठंडक तो थी, पर साथ ही एक अजीब सी शिकायत भी थी। यह उसका सामान्य, शांत और गर्वित अंदाज नहीं था। कैथरीन की ठंडी आंखों में हल्की मुस्कान उभरी, इतनी हल्की कि ध्यान न दो तो दिखे ही नहीं। तो ये बात थी। ब्रैंडन इसलिए गुस्से में था। कैथरीन ने नीचे झुककर उसकी ओर देखा, आंखों में हल्का सा मजाक झलक रहा था। सच में, तुम पैक्सटन से जल रहे हो? वो उसकी इस बात पर हंस पड़ी। उसे ब्रैंडन इस वक्त कुछ प्यारा लग रहा था। वो आदमी है आखिर, ब्रैंडन ने तुरंत कहा, चेहरा गंभीर था। कैथरीन ने बस पैक्सटन की ओर देखा था। अगर उसने उसे छू भी लिया होता तो शायद ब्रैंडन उसे जिंदा न छोड़ता। उसके मन में जलन की लहरें उठ रही थीं। उसी वक्त कहीं और एक हो। पैक्सटन लगातार छींकने लगा, आंखों से आंसू बह निकले। अभी अभी उसने थॉमस को छोड़कर वापस आया ही था, अचानक छींके क्यों? क्या कोई उसके बारे में बुरा बोल रहा था? उधर कैथरीन ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। छोड़ो मुझे। नहीं। ब्रैंडन ने उसकी पतली कमर को और कसकर थाम लिया। क्या तुम पागल हो गए हो? कैथरीन ने सोचा कि शायद उस प्रयोगात्मक दवा का असर अभी भी उसके दिमाग पर है, वरना वो इतना अजीब बर्ताव क्यों करता।
ब्रैंडन को खुद नहीं पता था कि वो पागल है या नहीं, पर फिलहाल वो उस लड़की को थामे हुए था जिसे वह सबसे ज्यादा चाहता था। वो इस पल को जाने नहीं देना चाहता था। कैथरीन को रोकने के लिए उसने चाल चली। मुझे भूख लगी है, कुछ फल खिलाओ। फल? कैथरीन ने भौहें चढ़ाईं, फिर पास रखे लाल सेब को उठाया और धीरे धीरे उसका छिलका उतारने लगी। उसके पतले, सफेद हाथों में चमकती हुई चाकू बड़ी निपुणता से चल रही थी। पूरा सेब बिना टूटे साफ छिल गया और छिलका एक सुंदर घुमाव में मेज पर रखा था। ब्रैंडन टेक लगाकर बैठा और उसकी हर हरकत को ऐसे देख रहा था जैसे कोई फिल्म चल रही हो। कैथरीन ने सेब को आधा काटा और आधा हिस्सा ब्रैंडन की ओर बढ़ाया। खा लो, ठीक है। ब्रैंडन मुस्कुराया और सेब का टुकड़ा लेते हुए संतुष्टि से उसे खाने लगा। कैथरीन ने उसकी ओर देखते हुए खुद भी दूसरे हिस्से का एक कौर लिया। जैसे ही उसने एक बाइट ली, उसके चेहरे का भाव तुरंत बदल गया। ये सेब दिखने में मीठा था, पर स्वाद में बेहद खट्टा। उसने तुरंत सेब कूड़ेदान में फेंक दिया। चेहरे पर नापसंदगी साफ झलक रही थी। ब्रैंडन ने ये देखा और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान फैल गई। जब कैथरीन ने उसके हाथ से आधा सेब लेने की कोशिश की, ब्रैंडन ने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। ये खट्टा नहीं है, मीठा है, उसने आखिरी कौर खाकर मुस्कुराते हुए कहा। देखो, तुम्हारे हाथ का हर फल मेरे लिए मीठा ही होता है। जब पैक्सटन पहुंचा, तब तक कैथरीन वार्ड में नहीं थी। उसे बताया गया कि वो ट्रेनिंग ग्राउंड पर उन छोटे लड़कों को ट्रेन कर रही है। साथ ही उसे यह खबर भी मिली कि डंकन भाइयों की जोड़ी को बुरी तरह से सजा दी गई है। कालो ने कई बार आत्मसमर्पण करने की कोशिश की, लेकिन बाकी दो ने उसे रोका। पैक्सटन को अंदाजा था कि कैथरीन के तरीके कितने निर्दयी होंगे। ब्रैंडन, जो अस्पताल के बिस्तर पर लेटा था, जैसे ही पैक्सटन अंदर आया, उसकी आंखें अचानक खुल गईं। उसकी नज़रें इतनी ठंडी और तेज थीं, मानो किसी तलवार की तरह चुभ रही हों। वो कहाँ है? पैक्सटन तुरंत समझ गया कि ब्रैंडन किसके बारे में पूछ रहा है और तुरंत बोला, बॉस, मिस स्वान अभी भी ट्रेनिंग ग्राउंड पर ही ट्रेनिंग दे रही हैं। अगर ब्रैंडन को पहले से पता होता कि कैथरीन ही अनोन है, तो वो इतने पैसे खर्च करके इस इंस्ट्रक्टर को स्कॉर्पियन आइलैंड पर बुलाने की गलती कभी नहीं करता। स्कॉर्पियन आइलैंड का माहौल कठोर था और वहाँ की ट्रेनिंग बेहद कठिन। इन दिनों कैथरीन का रंग धूप में थोड़ा सांवला पड़ गया था, जिसे देखकर ब्रैंडन का दिल कसक उठा। पैक्सटन को ब्रैंडन के मन की बात का अंदाजा नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने ब्रैंडन की खतरनाक, सिकुड़ी हुई आंखें देखीं, वह डर के मारे घुटनों पर बैठ गया। उसे लगा कि अब बॉस उसके किए की सजा देने वाले हैं। बॉस, मैंने मिस स्वान को नाराज किया है, कृपया सजा दीजिए। फिर पैक्सटन ने पिछले 2 दिनों की सारी बातें विस्तार से बताईं, ब्रैंडन के बेहोश रहने के दौरान कैथरीन के साथ उसका टकराव और डंकन भाइयों की सजा तक। बात खत्म होने पर पैक्सटन ने ऊपर देखा तो ब्रैंडन का चेहरा पूरी तरह से गहरा पड़ चुका था। उसके दिल ने कहा, अब गया काम से। ब्रैंडन ने ठंडी नज़र से उसे देखा। पैक्सटन, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। मैं सिर्फ 2 दिन सोया और तुमने इतनी गड़बड़ कर दी। पैक्सटन के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अब साफ था, ब्रैंडन को इन सब बातों की जानकारी नहीं थी। बॉस, गलती मेरी है, मैं सजा के लिए तैयार हूँ। ब्रैंडन ने कोई नरमी नहीं दिखाई। बाकी गलतियां वह माफ कर सकता था, लेकिन कैथरीन से जुड़ी बात पर नहीं। अगले महीने साउथ अपराइडन में एक प्रोजेक्ट है, तुम वहीं जा रहे हो। पैक्सटन के पैरों में जान नहीं रही। ये सजा मतलब था कि उसे बॉर्डर पर जाकर कठिन काम करना होगा। मन में डर था, लेकिन वो मना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। जी, बॉस। सजा सुनकर कांपते हुए पैक्सटन ने ब्रैंडन की ओर देखा। बॉस, क्या हमें मिस स्वान के बारे में कुछ पता लगाना चाहिए? जैसे कि वो कोई बड़ी हस्ती हो या किसी ताकतवर पहचान से जुड़ी हो। ब्रैंडन का चेहरा और गंभीर हो गया, तो पैक्सटन ने जल्दी से कहा, बॉस, मेरा मतलब है कि मिस स्वान अब तो हमारी फैमिली जैसी हैं। अगर भविष्य में उनसे सामना हुआ, तो उनकी असली पहचान जानना हमारे लिए बेहतर रहेगा।
फैमिली शब्द सुनकर ब्रैंडन का चेहरा थोड़ा नर्म पड़ा और पैक्सटन ने राहत की सांस ली। पहले ही उसे साउथ अप्राइडन भेजा जा चुका था, अब अगर और नाराज कर दिया तो शायद उसे डंकन से निकाल ही दिया जाता। ब्रैंडन ने कभी कैथरीन की जांच नहीं करवाई थी और उसका ऐसा कोई इरादा भी नहीं था। पैक्सटन ने थोड़ा साहस जुटाया और फिर पूछा, बॉस, क्या मैं किसी को जांच के लिए भेज दूं? ब्रैंडन ने ठंडी नजरों से कहा, अगर मैं तुम्हें जांच करने दूं तो तुम ढूंढ भी क्या पाओगे? ये कुछ शब्द पैक्सटन के दिल पर भारी पड़ गए। ब्रैंडन सही कह रहा था, अगर पैक्सटन जांच करता भी तो कुछ नहीं मिलना था। कैथरीन की असली पहचान छिपाने की कला इतनी गहरी थी कि कोई भी साधारण व्यक्ति उसे पकड़ नहीं सकता था। आखिरकार पैक्सटन ने हार मान ली। बॉस, मेरी बात को बेकार समझिए। उधर कैथरीन अब भी ट्रेनिंग ग्राउंड पर थी। वहां सभी टीम सदस्य उससे डरे और प्रभावित दोनों थे। इतनी कठिन परिस्थितियों में भी उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था, जिससे सबको महसूस होता कि उसकी काबिलियत असाधारण है। तीनों डंकन भाई दर्द से कराह रहे थे। उनके चेहरे इतने सूजे हुए थे कि हर कोई उन्हें देखकर हंसी रोक नहीं पा रहा था। कालो का सिर, जो पहले ही बड़ा था, अब पूरी तरह से कद्दू जैसा लग रहा था, गोल और फूला हुआ। लाल चींटियों का जहर बहुत तेज था। कल की ट्रेनिंग तो उन्होंने सह ली, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी पड़ी। अब जो भी उन्हें देखता, हंसी से फट पड़ता। लेकिन डंकन भाइयों के लिए अब शर्मिंदगी कोई मायने नहीं रखती थी। वो बस ये चाहते थे कि कैथरीन उन्हें फिर ऐसी सजा न दे। कैथरीन ने चारों ओर देखा, अगला आदेश देने ही वाली थी कि अचानक एक ऊंची आवाज गूंजी। इंस्ट्रक्टर को रिपोर्ट 0399 वापस आ गया है। कैथरीन ने सिर घुमाया और देखा कि ब्रैंडन ट्रेनिंग यूनिफॉर्म में खड़ा था, उसे सैल्यूट करते हुए। उसकी चोटें अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थीं। अभी अभी होश आया था और अब फिर ट्रेनिंग के लिए तैयार। कैथरीन ने गंभीर निगाहों से उसकी ओर देखा और सख्त स्वर में कहा, 0399, ये ट्रेनिंग कैंप है, कोई प्री स्कूल नहीं। अगर तुम्हारा शरीर ट्रेनिंग झेल नहीं सकता तो बेहतर होगा तुम कैंप में दाखिल ही न हो। ब्रैंडन ने गंभीरता से कैथरीन को देखा। उसकी आंखों में एक हल्की मुस्कान थी, एक ऐसी नरमी जो वह सिर्फ उसी के लिए रखता था। सर, मैं समझ गया, लेकिन निश्चिंत रहें, मैं सारे ट्रेनिंग टास्क पूरे करूंगा, आखिर तक मेहनत करता रहूंगा। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय झलक रहा था। कैथरीन ने महसूस किया कि ब्रैंडन ने जो चुना है, उसके परिणाम भी खुद झेलने के लिए तैयार है। 0399, टीम में वापस जाओ। जी सर, ब्रैंडन ने सैल्यूट किया और टीम की ओर चला गया। जैसे ही उसने कालो और बाकी दो डंकन्स को देखा, भौहें सिकोड़ ली और बोला, तुम तीनों राक्षस लग रहे हो या इंसान? कालो का मन रोने को हुआ, लेकिन किसी तरह खुद को रोक लिया। उसकी शक्ल देखकर खुद वो भी शर्मिंदा था। ब्रैंडन ने तिरस्कार भरी नजर से कहा, इतने बदसूरत लग रहे हो, फिर भी ट्रेनिंग में क्यों आए? कालो अब अपने आंसू नहीं रोक पाया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका खुद का बॉस एक दिन उसकी शक्ल देखकर उसे नीचा दिखाएगा, और वजह बस उसकी सूजी हुई शक्ल। साइलेंस। कैथरीन की ठंडी आवाज गूंजी और पूरा मैदान शांत हो गया। अब ट्रेनिंग खत्म होने में सिर्फ एक हफ्ता बचा था और स्थिति देखकर लग रहा था कि कई लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। सावधान रहो, अगर मेरे हाथ लग गए तो तुम में से कोई भी ग्रेजुएट नहीं होगा। उसकी बात सुनकर सबके चेहरे सफेद पड़ गए। आने वाले दिन और भी कठिन होने वाले थे। जैसा कि अनुमान था, कैथरीन का अगला कदम बेहद निर्दयी था। उसने लोगों को बिना किसी दया के कष्ट दिया। शुरू में ही लोग कम थे और उसने उन्हें इतनी कड़ी सजा दी कि सिर्फ 8 लोग ही बचे, जिनमें ब्रैंडन भी शामिल था। लेकिन यह इसलिए नहीं था कि कैथरीन ब्रैंडन के प्रति नर्म थी। यह उसकी जबरदस्त शक्ति के कारण था। गंभीर चोटों के बावजूद वह बाकी लोगों के बीच अलग खड़ा होने में सक्षम था और बच निकला। कल ट्रेनिंग का आखिरी दिन था। अगर वे आज रात की अंतिम परीक्षा में बच गए तो उन्हें सफल माना जाएगा। कोई नहीं जानता था कि कैथरीन और कितनों को निकालने वाली थी।
या शायद इनमें से कोई भी परीक्षा पास नहीं कर पाए। ट्रेनिंग कैंप में पहले दिन सभी ने सोचा कि कैथरीन मजाक कर रही है। आखिरकार वे ट्रेनिंग के लिए आए थे, कैसे सभी को बाहर किया जा सकता था। लेकिन अब जो लोग पहले कहते थे कि कैथरीन मजाक कर रही है, वे समझ गए कि वे कितने भोले थे। उसकी निर्दयता के कारण उनके खत्म हो जाने या मारपीट कर मार डालने की संभावना बहुत अधिक थी। स्थिति जितनी गंभीर होती गई, वे उतना ही सतर्क रहते। सुबह की ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद 2 घंटे का लंच ब्रेक मिला। जैसे ही कैथरीन ने ट्रेनिंग रोकने की घोषणा की, सभी तुरंत जमीन पर गिर पड़े, जिससे धूल उड़ गई। लेकिन एक अपवाद था, ब्रैंडन। जैसे ही कैथरीन ने ट्रेनिंग रोकने की घोषणा की, वह उसकी ओर बढ़ने लगा। कैथरीन मुड़ी और चली गई और वह पीछे पीछे उसका पीछा करने लगा। आसपास मौजूद लोगों ने देखा कि इन दोनों बड़े शॉट्स के बीच कुछ अजीब है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। बेहतर ट्रेनिंग के लिए डंकन टीम के कुछ सदस्यों को छोड़कर बाकी लोगों को कैथरीन की असली पहचान के बारे में पता नहीं था। वे स्वाभाविक रूप से ब्रैंडन के साथ उसके संबंध के बारे में भी अनजान थे। यहाँ तक कि जॉन भी अंधेरे में रखा गया था, इसलिए जब भी वह दोनों को देखता उसे अजीब लगता, लेकिन उसकी शक्ति कम होने के कारण वह किसी से बात करने की हिम्मत नहीं कर पाता। ब्रैंडन कोने के पास मुड़ा, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई उन्हें न देखे। फिर उसने अपनी चाल तेज की और कैथरीन का हाथ पकड़ लिया। कैथरीन ने संघर्ष करने की कोशिश नहीं की और ब्रैंडन को उसका हाथ पकड़ने दिया। उसने मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में कोमलता चमक रही थी। ट्रेनिंग ग्राउंड पर 2 लोहे जैसी सख्त इंस्ट्रक्टर जैसी दिखने वाली ये जोड़ी अब पूरी तरह अलग लग रही थी। लंच में क्या खाना चाहोगी? मैं बनवाऊंगा। ट्रेनिंग कैंप का खाना एक ही आवश्यकता रखता था, पोषण का संतुलन। स्वाद के मामले में ये औसत ही था। कैथरीन की भूख तो ब्रैंडन ने पहले ही पूरी कर दी थी। पेट भरना कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन उसे अच्छा खाने का एहसास दिलाना कठिन था। जब भी ब्रैंडन के पास समय होता, वह कैथरीन के भोजन को बेहतर बनाने की कोशिश करता। कैथरीन ने सिर हिलाकर मना कर दिया। जरूरत नहीं, आज मैं कैफेटेरिया में लंच करना चाहती हूँ। इसे देखकर ब्रैंडन ने जिद नहीं की और सहमति जताई। ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ कैफेटेरिया चलूंगा। कैफेटेरिया में साधारण लंच के बाद कैथरीन ने कहा, मैं भर गई हूँ। मैं थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। ब्रैंडन ने उसे कोमलता से देखा और सिर हिलाया। ठीक है। कैथरीन बिना किसी हिचकिचाहट के उठकर चली गई। हैरानी की बात यह थी कि ब्रैंडन उसका पीछा नहीं कर रहा था, बल्कि शांतिपूर्वक जाकर सो गया। कैथरीन ने सोचा कि शायद वह बहुत थका हुआ है, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार उसका ट्रेनिंग कैंप अपनी निर्दयता के लिए जाना जाता था और यह कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां कोई आसानी से पास हो सके। डॉर्मिटरी लौटकर कैथरीन बेझिझक बिस्तर पर लेट गई और अपना फोन निकालकर गेम खेलने लगी। उसे झपकी लेने की जरूरत नहीं थी। उसके लिए मनोरंजन करना ही सबसे अच्छा तरीका था। गेम्स उसके पूरे नर्वस सिस्टम को आराम देते थे। गेम का एक राउंड खत्म होते ही कैथरीन ने दरवाजे के बाहर हलचल महसूस की। उसने तुरंत फोन फेंक दिया, उठकर दरवाजे की ओर बढ़ी। पैक्सटन लंबे समय तक दरवाजे पर खड़ा था, ये तय नहीं कर पा रहा था कि खटखटाए या नहीं। अचानक उसके पीछे तेज हवा चली। पैक्सटन ने सहज रूप से मुड़कर देखा और अगली ही सेकंड में एक पंच लगकर हवा में उड़ गया। उसके पट्टियों से बंधे पसली वाले हिस्से को शायद फिर से इलाज की जरूरत पड़ेगी। पैक्सटन ने अपना छाती पकड़ी और उठने की कोशिश की। अभी हुए प्रभाव से उसका हाथ जकड़ गया था और अब वो हिल नहीं रहा था। कैथरीन पास आई, उसे देखा और अपना हाथ बढ़ाया। पैक्सटन ने धीरे धीरे अपना घायल हाथ उठाया और उसे कैथरीन को सौंप दिया। उसने पकड़ते ही हाथ को तेजी से मोड़ दिया। स्नैप की आवाज के साथ हड्डी तुरंत अपने स्थान पर लौट गई। यह इतनी जल्दी हुआ कि पैक्सटन को कैथरीन की हरकत देखने का समय भी नहीं मिला। पैक्सटन ने अपनी कलाई हिलाई, थोड़ी चोट महसूस हुई, लेकिन अपेक्षा से बेहतर था।
धन्यवाद मिस स्वॉन, उसने ईमानदारी से मुस्कुराकर कहा। कैथरीन ने उसे ठंडी नज़र से देखा, चेहरा भावहीन और आंखों में सख्त चेतावनी। अगली बार मेरे दरवाजे के पास मत घूमना। गुमना, पैक्सटन ने भीतर ही मुंह से कहा। पैक्सटन ने समझाना चाहा, लेकिन कैथरीन के गुस्से के बारे में सोचकर चुप रह गया। उसने लगभग भूल ही गया कि कैथरीन की एक और पहचान भी है, दुनिया की शीर्ष 3 हत्यारों में से एक। उसके शकी हरकतों के कारण वह उसे आसानी से मार सकती थी। वो केवल थोड़ा घायल हुआ था, और यह भी उसकी पहले की चोटों के आधार पर था, जो दिखाता था कि उसने बहुत दया दिखाई। पैक्सटन कैथरीन से मिलने का कारण बताने ही वाला था कि उसने ठंडी आवाज में कहा, आगे चलो। पैक्सटन हैरान होकर कैथरीन की ओर देखने लगा। उसकी प्रभुत्व वाली आभा डरावनी थी, और पैक्सटन ने सिर झुका लिया, कुछ कहे बिना। उसने चुपचाप मार्गदर्शन किया और सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। कैथरीन ने कैसे उसके आने के उद्देश्य का पता लगाया? क्या थॉमस ने बताया था? कैथरीन पैक्सटन के पीछे पीछे अस्पताल तक आई। वास्तव में उसे ठीक पता था कि इस दौरे का उद्देश्य क्या था। पैक्सटन का इतनी सावधानी से आना केवल ब्रैंडन से जुड़ा हो सकता था। अस्पताल की ऊपरी मंजिल पर एक बड़ा ट्रीटमेंट रूम था। बाहर से देखा जा सकता था कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन अंदर से बाहर नहीं। इस समय ब्रैंडन एक बड़े गोल यंत्र पर फंसा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे एक बड़े जाइरोस्कोप में बांधा गया हो, और जैसे ही यह घूमता रहा, ब्रैंडन का चेहरा और पीड़ित होता गया। थॉमस पास खड़ा था और स्क्रीन पर विभिन्न डेटा देख रहा था। कैथरीन का गंभीर चेहरा देखकर पैक्सटन ने सिर झुकाया और धीरे से उसे समझाया। बॉस ने आपके ट्रेनिंग कैंप में भाग लेने के लिए मिस्टर थियो से इसे अनुमति दी कि वह इस पर प्रतिबंधित दवा का उपयोग करें। इन दवाओं के गंभीर दुष्प्रभाव हैं, लेकिन केवल इसी तरह उसके शरीर में रक्त संचार को तेज किया जा सकता है, जिससे विषाक्त पदार्थ जल्दी बाहर निकल सकें। हालांकि उसकी जान बच जाती है, लेकिन यह ऐसा दर्द है जैसे त्वचा उतार दी गई हो और स्नायु ताने गए हों। सामान्य लोगों के लिए यह असहनीय है। पैक्सटन ने मन ही मन सोचा, ये तो उस समय तुम्हारे अनुभव से भी अधिक दर्दनाक है। पैक्सटन ने इसे केवल मन ही मन कहा, जबान पर लाने की हिम्मत नहीं की। कैथरीन ने सिर घुमाकर पैक्सटन की ओर देखा। उसकी तेज नज़र ने तुरंत ही उसके दिल को कस दिया, और उसका सांस लेना भी अस्थिर कर दिया। मिस स्वॉन, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? पैक्सटन ने कांपती आवाज में पूछा। कैथरीन ने ठंडे स्वर में, चेहरे पर कोई भाव न लाते हुए कहा, चूंकि ब्रैंडन ने आपको मुझसे कुछ कहने से मना किया है, तो फिर आप मुझे यहाँ क्यों लाए? उन जैसे लोगों को हमेशा अपनी पहचान और जिम्मेदारियों को याद रखना पड़ता था। वे भावनाहीन और ठंडे खून के हो सकते थे, लेकिन उन्हें हमेशा आदेशों का पालन करना ही पड़ता था। उनका एकमात्र कर्तव्य था अपने वरिष्ठों की आज्ञा मानना। पैक्सटन जानता था कि उसने अपने बॉस का आदेश तोड़ा है, और यह किसी भी अनुयायी द्वारा की जा सकने वाली सबसे माफ न होने वाली और घातक गलती थी। वह चुपचाप सिर झुकाकर, पीठ सीधी कर, कैथरीन का सामना करने लगा। मिस स्वॉन, कल ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मैं अपने बॉस के पास जाकर सजा स्वीकार करूंगा। आदेश न मानने के परिणाम मृत्यु से भी अधिक कष्टकारी होंगे। ब्रैंडन के लिए इतने साल काम करने के बाद पैक्सटन इसे सबसे अच्छे से समझता था। मिस स्वॉन, मैं सजा स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन कृपया मेरे बॉस के प्रति मेरी वफादारी को ध्यान में रखते हुए कोई हल निकालिए। पैक्सटन ने विनती की। कैथरीन की नज़र उस पर टिक गई, जिससे पैक्सटन को ऐसा लगा जैसे वह नग्न है, कहीं छुपने की जगह नहीं और भागने का कोई अवसर नहीं। काफी देर बाद उसने उस पर एक बार देखा और फिर मुड़ गई। पहला कदम उठाने से पहले उसने ठंडे स्वर में एक वाक्य कहा, अंतिम परीक्षा को जंगल शूटिंग में बदल दिया जाएगा। पैक्सटन, जो पहले ही उम्मीद छोड़ चुका था, इस अप्रत्याशित मोड़ से हैरान रह गया। उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं और उसने कहा, धन्यवाद मिस स्वॉन। ट्रेनिंग ग्राउंड पर ट्रेनिंग ग्रुप के सभी 8 सदस्य मौजूद थे। कैथरीन हाथ पीछे रखकर खड़ी थी,
उसकी मुद्रा आरामदायक लग रही थी। वो हमेशा चीजें सबसे आरामदायक तरीके से करती थी। विडंबना ये थी कि उसकी आरामदायक और सहज मुद्रा के बावजूद उसके चारों ओर ठंडक की आभा थी, जिससे किसी को भी उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं हुई। कैथरीन ने 8 लोगों के चारों ओर चक्कर लगाया और हर कदम के साथ माहौल और भी डरावना होता गया, जिससे सभी के लिए सांस लेना कठिन हो गया। कल दोपहर 12 बजे तक आपकी ट्रेनिंग समाप्त हो जाएगी। क्या आप अंत तक टिक पाएंगे? उसका स्वर ठंडा और बिना किसी गर्मी के था, हड्डियों तक सिहरन पैदा कर रहा था। किसी की हिम्मत जवाब देने की नहीं हुई। शांत ट्रेनिंग ग्राउंड पर कैथरीन की आवाज़ असाधारण रूप से तेज और तीखी लग रही थी। ट्रेनिंग अब आधिकारिक रूप से शुरू होती है। ये जंगल शूटिंग है। इस जंगल में 80 प्रशिक्षित सैनिक होंगे, जिसमें स्कॉर्पियन आइलैंड के सभी इंस्ट्रक्टर्स शामिल हैं। जब तक आप उनकी हमलों से बचे रहेंगे और बाहर नहीं होंगे, आप पास हो जाएंगे। 8 पुरुष बेबस लग रहे थे। उन्हें 10 विरोधियों का सामना करना था और सभी एलीट इंस्ट्रक्टर्स थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पूरी तरह नष्ट करने की योजना बनाई गई हो। उनकी कमजोर मानसिक स्थिति को देखकर कैथरीन ने उन्हें थोड़ी हिम्मत देने का निर्णय लिया। मैं हिस्सा नहीं लूंगी। 3 साधारण शब्दों ने उनके दिल में तनाव को कम कर दिया। यहाँ तक कि ब्रैंडन ने भी चुपचाप राहत की सांस ली। कैथरीन बेहद शक्तिशाली थी और उसकी वर्तमान चोटों के साथ वह उसके खिलाफ विजय सुनिश्चित नहीं कर सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि वह विरोधी पक्ष में थी। वह सीधे आत्मसमर्पण करना चुन सकता था। कैथरीन पर हमला करने के बजाय उसे खुद को संभालने देना बेहतर था। कैथरीन ने आलस भरे अंदाज में एक सिग्नल गन फायर की और सुस्त आवाज में घोषणा की, ट्रेनिंग शुरू। गन की आवाज के साथ ही ट्रेनीज तुरंत अपने बैकपैक्स उठाकर घने जंगल की ओर दौड़े। केवल ब्रैंडन धीरे धीरे कैथरीन की ओर बढ़ा और हल्के से उसका हाथ पकड़ लिया। कल ट्रेनिंग ग्राउंड पर मिलेंगे। कैथरीन की ठंडी नज़र धीरे धीरे ब्रैंडन के आकर्षक चेहरे पर पड़ी। उसके चेहरे की बनावट इतनी सुंदर थी कि ईर्ष्या उत्पन्न करती थी। उसकी शांत आंखों में, जैसा कि हमेशा होता है, कोई गर्मी नहीं थी। हालांकि ब्रैंडन ने अंतर महसूस किया। जब कैथरीन ने उसे देखा, उसकी आंखें पहले जैसी ठंडी नहीं थीं। इससे ब्रैंडन को अच्छा लगा। उसे लगा कि जीत की सुबह दिखाई दी है। उसने खुशी के साथ कैथरीन की ओर देखा। मेरे लौटने तक इंतजार करो। कुछ पल की चुप्पी के बाद कैथरीन ने सिर हिलाया। समय कम हो रहा था। ब्रैंडन ने कैथरीन का हाथ पकड़ रखा, उसे धीरे से रगड़ते हुए फिर मुड़कर जंगल की अंधेरी दिशा में चला गया। जॉन पास खड़ा था, उसका शरीर कांप रहा था। उसने नफरत महसूस करने की इच्छा दबाई और पैक्सटन की ओर तिरस्कार से देखा। तो यही कारण है कि ब्रैंडन इतने सालों तक महिलाओं से दूर रहा। उसका स्वर दोनों, तिरस्कार और उत्साह, दोनों भाव लिए हुए था, 2 विरोधाभासी भाव जो किसी तरह एक ही व्यक्ति में झलक रहे थे। पैक्सटन ने जॉन की बात सुनी और उसका चेहरा गुस्से से काला हो गया। चुप रह, बेवकूफ, उसने घृणा से जॉन की ओर देखा। जॉन को बिना कारण डांटा गया और पैक्सटन का उसे कम आंकना उसे बेहद कष्ट दे रहा था। क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? जॉन ने चुनौती दी। भूल जाओ, पैक्सटन ने ठंडे स्वर में कहा। जंगल तुम्हें चाहिए, इंस्ट्रक्टर जॉन। स्कॉर्पियन आइलैंड के सभी इंस्ट्रक्टर्स कैथरीन को छोड़कर हिस्सा लेने के लिए बाध्य थे, जिसमें जॉन भी शामिल था। ट्रेनीज ने सभी जंगल में प्रवेश कर अपनी लड़ाई शुरू कर दी और ट्रेनिंग ग्राउंड पर केवल कैथरीन रह गई। पैक्सटन कैथरीन के पास गया, उसे खुश करने की कोशिश की। उसने वह खाना कैथरीन को सौंपा जो ब्रैंडन ने दिया था। मिस स्वॉन, ये वही चीज़ें हैं जो मेरे बॉस ने आपको देने के लिए कहा। फलों के अलावा कुछ केक और जर्की भी हैं, जो पेट भरने के लिए हैं। ये वही चीज़ें थीं जो कैथरीन को पसंद थीं और आम तौर पर उसके अपार्टमेंट में रखी जाती थीं। ब्रैंडन के आने के बाद उसने अपने लोगों से उन्हें नियमित रूप से पहुंचवाना शुरू किया। डिब्बे में स्ट्रॉबेरी भी ट्रस्टन द्वारा सुझाई गई थीं।
वे विदेशी देश से एयरशिप की गई मिल्क स्ट्रॉबेरी थी और शीर्ष स्तर की किस्म। पैक्सटन इन सभी चीज़ों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसका बॉस किसी महिला के लिए इतना करेगा। अगर वह खुद पर ऐसा प्यार किया गया होता तो शायद वह खुद को छोड़ने की हिम्मत न करता। सिर्फ कैथरीन ही इतनी आत्मनियंत्रित थी। ब्रैंडन के प्यार को देख भी वह स्थिर और पूरी तरह प्रभावित नहीं हुई। कैथरीन ने बिना भाव दिखाए खाना स्वीकार किया और तुरंत खाने के लिए नहीं खोला। जब उसने जाते हुए देखा, पैक्सटन तुरंत उसका पीछा करने लगा। कैथरीन ने मुड़कर उसे अनफ्रेंडली नज़र से देखा। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? उस एक नज़र ने पैक्सटन के दिल को लगभग रोक दिया। यह इतना डरावना था कि वह कुछ पल के लिए स्थिर नहीं रह सका। फिर उसने अपनी शांति वापस पाई और अपने काम को शांतिपूर्वक समझाया। मिस स्वॉन, मैं तुम्हारे साथ सर्वेलेंस रूम जा रहा हूँ। किसने कहा कि मैं सर्वेलेंस रूम जा रही हूँ? कैथरीन ने ठंडे स्वर में देखा। फिर तुम कहाँ जा रही हो? पैक्सटन पूरी तरह समझ नहीं पाया। हेड इंस्ट्रक्टर होते हुए भी क्या कैथरीन ट्रेनीज की निगरानी के लिए सर्वेलेंस रूम में नहीं होनी चाहिए थी? कैथरीन वाकई सभी से अलग थी। उसे किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं थी, न ही किसी ट्रेनिंग पैटर्न का पालन करना था। वो बस अपनी मर्जी करती थी और अभी वो केवल एक चीज़ चाहती थी, सोने के लिए। मेरा पीछा मत करो। कैथरीन सचमुच सोने चली गई थी। जब वह जागी तो सुबह के 10 बजकर कुछ हो चुके थे। कैथरीन ने आराम से नहाया और फिर सर्वेलेंस रूम की ओर बढ़ गई। सर्वेलेंस रूम के अंदर पैक्सटन अभी भी मॉनिटर स्क्रीन्स को घूरते हुए मग्न था और कैथरीन के प्रवेश का उसे पता तक नहीं चला। जब कैथरीन ने एक कुर्सी खींचकर बैठी, तभी उसे फर्श पर कुर्सी के घिसटने की आवाज़ सुनाई दी। वह तुरंत मुड़ा। कैथरीन को देखकर उसने राहत की सांस ली। मिस स्वॉन, पैक्सटन ने उत्साहित होकर कहा। कैथरीन ने हल्का सा सिर हिलाया और उसकी तरफ देखा, नोटिसिंग कि उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। भौहें तानते हुए कैथरीन ने पूछा, पूरी रात यहाँ थे? हाँ, पैक्सटन ने सिर हिलाकर स्वीकार किया। युद्ध देखना फिल्म देखने से ज़्यादा रोचक था, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह ब्रैंडन की शारीरिक स्थिति को लेकर चिंतित था, इसलिए पूरी रात जागा रहा। पैक्सटन के लिए एक रात न सोना कोई समस्या नहीं थी। उसकी ऊर्जा अभी भी भरपूर थी, लेकिन लगातार स्क्रीन घूरने से उसकी आंखें दर्द और सूजन से भर गई थीं। कितने लोग बाहर हो चुके हैं? कैथरीन ने पूछा। पैक्सटन ने उत्साह से हाथ हिलाते हुए जवाब दिया, कोई नहीं। ये सुनकर कैथरीन थोड़ी चौंकी। कोई भी बाहर नहीं हुआ। पैक्सटन इतना उत्साहित था कि वो उसे खींचकर खुद मॉनिटर देखने के लिए ले जाना चाहता था। मिस स्वॉन, देखो, उन्होंने एक टीम बनाई है और बॉस टीम लीडर है। उसकी अगुवाई में वे गरिल्ला युद्ध लड़ रहे हैं और किसी ने भी एक टीममेट को खोया नहीं। कैथरीन ने निगाहें मॉनिटर स्क्रीन पर उठाईं और तुरंत सबसे हैंडसम चेहरा देखा। ब्रैंडन का चेहरा कैमोफ्लेज से ढका हुआ था, लेकिन उसकी खूबसूरती और करिश्मा छिप नहीं पाया। वह जन्म से ही नेता था और अपनी चोटों के बावजूद एफर्टलेसली टीम की अगुवाई कर रहा था। सिर्फ 1 घंटे का समय बचा था और इंस्ट्रक्टर्स जॉन के नेतृत्व में पूरी ताकत से लड़ाई में लगे हुए थे। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को फेटल ब्लो देने की कोशिश की और जॉन थोड़े परेशान थे। इतने सारे लोग केवल 8 ओपोनेंट्स के खिलाफ थे। अगर उन्होंने पूरी एनिमी टीम को न भी मिटाया तो कुछ को हराना जरूरी था ताकि अपनी ताकत दिखाई जा सके। लेकिन अब तक कोई भी बाहर नहीं हुआ था, जिससे इंस्ट्रक्टर्स की शान बहुत चोटिल हुई। इसलिए अंतिम घंटे में इंस्ट्रक्टर्स ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर कम से कम कुछ एनिमी टीमों को हराना जरूरी समझा। ब्रैंडन की टीम लगातार 1 दिन से लड़ रही थी और उनकी ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। लगभग सभी घायल थे। वे ओपोनेंट्स की पूरी ताकत की काउंटर अटैक सहन नहीं कर सकते थे। उनके लिए एकमात्र सांत्वना ये थी कि यह कठोर ट्रेनिंग अब 1 घंटे में खत्म होने वाली थी। इस घंटे तक बचे रहना ही उनकी जीत थी। सभी ने अपनी आखिरी ताकत को समेटा। उन्होंने इतने दिनों तक इतनी मेहनत की थी,
अंतिम क्षण में हार मानने का कोई कारण नहीं था। कुछ टीममेट्स ने सुझाव दिया कि गरिल्ला टैक्टिक्स अपनाकर ओपोनेंट्स की ताकत को फैलाया जाए और कम से कम एक व्यक्ति बचे। लेकिन ब्रैंडन ने तुरंत इस सुझाव को खारिज कर दिया और सभी को एक साथ रहने का आदेश दिया। हम इसे साथ में पास करेंगे। मुझ पर भरोसा करो और मेरी अगुवाई का पालन करो। ये सरल वाक्य ऐसे था जैसे डूब रहे लोगों को एक रस्सी फेंकी गई हो, जिसने सभी को मोटिवेशन दी। उनमें कई ऐसे थे जिन्हें पहले ही एलिमिनेट किया जाना चाहिए था। अगर वे ब्रैंडन के साथ नहीं जुड़े रहते, लगातार अनसर्कलमेंट्स तोड़ते और ट्रैप्स से बचते, तो वे पहले ही बाहर हो चुके होते। वे ब्रैंडन के निर्णय में दृढ़ विश्वास रखते थे, जानते थे कि उसके पीछे चलना ही रास्ता निकलेगा। कैथरीन ने अपनी सीट लेने के बाद से 8 सदस्यों की टीम की हर चाल स्क्रीन पर देखी। ब्रैंडन बहुत चालाक था और उसे उसकी इंटेलिजेंस की तारीफ करनी पड़ी। उसने जो ट्रैप्स और एम्बुशेस सेट किए थे, उन्हें आखिरी क्षण तक पहचान पाना असंभव था। समय मिनट दर मिनट गुजर रहा था और 8 की टीम बिना किसी हानि के बनी रही। केवल 10 मिनट बचे थे, तब जॉन ने पूरी ताकत लगाकर बड़ा मूव करने का निर्णय लिया। पैक्सटन ने आकाश में जेट की दहाड़ती आवाज सुनी, उसकी आंखें चौंककर फैल गईं। वह अचानक खड़ा हुआ और बोला, क्या जॉन पागल है? फाइटर जेट का इस्तेमाल करने की हिम्मत कैसे की? ये तो पूरी तरह पागलपन है। कैथरीन शांत रही, जिससे पैक्सटन थोड़ी उलझन में पड़ गया। मिस स्वॉन, जॉन फाइटर जेट तैनात कर रहा है। वे जंगल पर बमबारी करने वाले हैं। क्या आप उन्हें रोकने वाली नहीं हैं? कैथरीन ने हाथ बांधे और कुर्सी में पीछे झुककर पैक्सटन की ओर उदासीन दृष्टि से देखा। उन्हें रोको। मुझे क्यों रोकना चाहिए? पैक्सटन पागल होने के कगार पर था। उसने एक पागल का सामना किया, अब उसे 2 मिले। मिस स्वॉन, जंगल इतना विशाल नहीं है और अभी उनकी भिड़ंत हुई है। जॉन और उसकी टीम 8 सदस्यीय स्क्वाड का सही स्थान निर्धारित कर सकते हैं। इस बॉम्बिंग से पूरी स्क्वाड नष्ट हो जाएगी। क्या आपको इसे रोकना नहीं चाहिए? पैक्सटन की दलील का सामना करते हुए कैथरीन ने केवल एक टिप्पणी की, जॉन को ये करने का अधिकार है। 2 ताकतों के बीच लड़ाई में ऐसी बहस की कोई जगह नहीं थी। इंस्ट्रक्टर्स को लड़ाई के लिए सभी रिसोर्सेज मोबिलाइज करने का अधिकार था। विरोधी दृष्टिकोण से जॉन के पास दूसरी टीम के बारे में सोचना और अपनी टीम की जीत छोड़ने का कोई कारण या जिम्मेदारी नहीं थी। पैक्सटन ने कैथरीन की बात समझ ली। अब जब दोनों टीमों की लड़ाई चल रही थी, जॉन के एक्शंस गलत नहीं थे। कैथरीन जानती थी कि जॉन क्रोध में था, लेकिन उसके एक्शंस सही थे और किसी का हक नहीं था उसे रोकने का। तीसरे पक्ष के दर्शक के रूप में वे केवल चुपचाप सब कुछ देख सकते थे। लेकिन पैक्सटन ने अंतिम प्रयास करना चाहा। कैथरीन ने उसे ठंडी नज़र से देखा और ठंडे स्वर में पूछा, क्या तुम्हें अपने बॉस पर भरोसा नहीं है? इस सरल वाक्य ने पैक्सटन को चुप करा दिया। ब्रैंडन हमेशा उसकी आस्था रहा है और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं था। कितनी भी कठिन चुनौती हो, ब्रैंडन इसे आसानी से पूरा कर सकता था। फाइटर जेट ऊपर से गुजरा, उसकी दहाड़ कानों को भर देती थी। जॉन ने सटीक कोऑर्डिनेट्स दिए, जिससे दुश्मन के पास छिपने की जगह नहीं रही। फाइटर जेट ने अपनी स्थिति ले ली और ऊपर वाले पायलट ने जॉन को सिग्नल भेजा कि उन्होंने निर्धारित स्थान पहुंच लिया है। वो अंतिम निर्देश मांग रहा था। कमांड जारी करने के क्षण में जॉन हिचकिचाया। यह एक डेस्परेट मूव था, लेकिन अब वे अपोजिंग टीम्स में थे। प्रत्येक का लक्ष्य सिंपल था, जीत। बमबारी शुरू करो। जॉन के आदेश पर बमबारी शुरू हो गई। 10 मिनट के भीतर जंगल आग के समुद्र में बदल गया। पैक्सटन स्क्रीन देख भी नहीं सकता था। ये बहुत क्रूर था। ऐसी बॉम्बिंग में 8 सदस्यीय टीम पूरी तरह नष्ट हो जानी चाहिए थी। पैक्सटन का दिल डूब गया और वह ब्लैक मॉनिटर स्क्रीन को निराश होकर घूरता रहा, जो जीवन के किसी भी संकेत से खाली थी। पैक्सटन का दिल डूब गया और वह सर्वेलेंस रूम से भागते हुए ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर गया। जॉन अपने टीममेट्स के साथ घने जंगल से धीरे धीरे बाहर निकले और ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर बढ़े।
इंस्ट्रक्टर्स की टीम को गंभीर नुकसान हुआ था और जो अभी भी खड़े हो सकते थे वे एक दूसरे को सहारा दे रहे थे, हारे हुए नजर आ रहे थे। पैक्सटन जॉन को देखते ही गुस्से में आग बबूला हो गया। वह जॉन की तरफ दौड़ा, उसकी कॉलर पकड़ लिया और चिल्लाया, क्या ये सिर्फ ट्रेनिंग नहीं है? क्या इसे इतनी गंभीरता से लेना जरूरी है? क्या तुम्हें तभी खुशी होगी जब पूरी टीम नष्ट हो जाए? जॉन, थका और कमजोर, पैक्सटन के सामने कुछ नहीं कर सकता था। उसने पैक्सटन को कॉलर पकड़ने और उसे डांटने दिया। कुछ देर बाद जॉन ने आखिरकार सांस ली। कमजोर आवाज में उसने पीछे इशारा करते हुए कहा, देखो। पैक्सटन चकित होकर इंस्टिंक्टिवली ऊपर देखा और तुरंत हैरान रह गया। उसका बॉस ब्रैंडन लोगों के एक समूह के साथ उन्हें पास आता दिखा। वह आगे बढ़ते हुए एक प्रभावशाली ऑरा के साथ चल रहा था। उसके पीछे बिल्कुल 7 लोग उसके साथ थे। सभी 8 टीममेट्स बच गए थे। जॉन ने हेल्पलेस नज़र से पैक्सटन को देखा। अब छोड़ दो, आदमी। पैक्सटन ने आखिरकार समझा कि क्या हो रहा है और अपना पकड़ छोड़ दी। उसने जॉन को धक्का दिया, अपनी नफरत दिखाते हुए। जॉन इतना गुस्से में था कि वह पैक्सटन पर हमला करना चाहता था। अगर उसकी ताकत होती तो वह जरूर करता। पैक्सटन ब्रैंडन की ओर दौड़ा। इस स्थिति में उसका बॉस अभी भी अपने 7 टीममेट्स के साथ जीत हासिल कर सकता था। ये वाकई प्रभावशाली था। यह एक चमत्कार था। पैक्सटन के उत्साह को देखते हुए ब्रैंडन ने बस उसे दरकिनार किया और पीछे की दिशा में चल पड़ा। पैक्सटन शर्मिंदा महसूस करता हुआ मुड़ा और देखने के लिए पलटा। कैथरीन थोड़ी दूर ट्रेनिंग फ्रेम के एक पिलर से झुकी हुई आरामदायक पोस्चर में डोमिनेंटली खड़ी थी। ब्रैंडन सीधे कैथरीन की ओर बढ़ा, उसकी नज़रें कभी भी उससे हटी नहीं। पैक्सटन वह दृश्य देख नहीं सकता था। चूंकि वह ब्रैंडन को गले नहीं लगा सकता था, वह केवल 3 डंकन भाइयों को सलाम कर सकता था। कैथरीन चुपचाप वहीं खड़ी रही, उसकी नज़रें ठंडी और सख्त ब्रैंडन पर टिक गईं। ब्रैंडन कैथरीन से एक कदम दूर रुका और उसे सलूट किया। उसकी आंखों में धीरे धीरे एक गहरी मुस्कान उभरी। रिपोर्टिंग टू द इंस्ट्रक्टर, ट्रेनी 0399 हैज कंप्लीटेड द टास्क। कृपया आगे के निर्देश दें। कैथरीन ने भौं उठाई और उसका एक बार ठंडा एक्सप्रेशन धीरे धीरे सॉफ्टन हो गया। गुड जॉब, असेसमेंट कंप्लीट, कॉन्ग्रेचुलेशंस 0399, यू हैव सक्सेसफुली ग्रेजुएटेड। कैथरीन के बोलते ही ब्रैंडन ने एक कदम और करीब बढ़ा। थैंक यू, मे आई होल्ड योर हैंड नाउ। कैथरीन ने देखा कि उनके बीच की दूरी घट रही है। उसने इस आदमी की हिम्मत की प्रशंसा भी शुरू कर दी। वह हमेशा हर मौका पकड़ लेता था जो उसे दिया गया। 0399, मैं तुम्हारी इंस्ट्रक्टर हूँ। तुम्हारे लिए ये सही नहीं कि आप अपनी इंस्ट्रक्टर के प्रति इतना अटेंटिव हो, है ना? ब्रैंडन थोड़े समय के लिए चकित रह गया। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि कैथरीन उसे टीज करेगी। मेरी इंस्ट्रक्टर, उसने अंदर ही अंदर कहा। सही बात है, विश्वास नहीं होता कि तुम इतनी अच्छी बहाना बना सकती हो। कैथरीन ने उसे झपकाया और विजयी मुस्कान दी। क्या हुआ, ट्रेनी 0399? क्या तुम्हें अपनी इंस्ट्रक्टर से कोई आपत्ति है? ब्रैंडन ने उसके चेहरे पर मुस्कान देखी और उसकी सारी ग्रीवेंसेस तुरंत गायब हो गईं। चूंकि वह लड़की जिसे वह प्यार करता था वही थी, उसे सब सहना पड़ा और कोई आपत्ति बेकार थी। कोई आपत्ति नहीं, जो इंस्ट्रक्टर कहती हैं वही सही है। कैथरीन के चेहरे पर मुस्कान और बड़ी हो गई। ब्रैंडन को जेंटलमैन माना जा सकता था। कम से कम वह उसके टीजिंग को सहन कर सकता था। गुड, सक्सेसफुल ग्रेजुएशन के लिए बधाई। कैथरीन ने हाथ बढ़ाया, हवा में पकड़े हुए। ब्रैंडन ने अपना हाथ बढ़ाया और दृढ़ता से उसका हाथ पकड़ा। उसके चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। थैंक यू, इंस्ट्रक्टर। लेकिन अगले ही पल कैथरीन ने महसूस किया कि ब्रैंडन में कुछ गड़बड़ है। उसका एक्सप्रेशन तुरंत गंभीर हो गया। क्या हुआ? ब्रैंडन ने कठिन मुस्कान बनाने की कोशिश की। दवाओं का असर खत्म हो गया है। कैथरीन ने तुरंत समझ लिया कि ब्रैंडन ने फिर से कुछ बैंड ड्रग्स इस्तेमाल किए थे और अब उनका असर खत्म हो गया।
उसने तुरंत ब्रैंडन को सहारा दिया और अस्पताल की ओर खींचा। ब्रैंडन शुरुआत में उसे बताना चाहता था कि वो खुद चल सकता है, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि कैथरीन शायद ही कभी इतनी चिंता दिखाती है, इसलिए उसने चुप रहने का निर्णय लिया। जॉन चौंक गया जब उसने देखा कि कैथरीन ब्रैंडन को पकड़कर इतनी जल्दी जा रही है। उसने अपनी आवाज़ धीमी की और पैक्सटन से फुसफुसाया, क्या मिस्टर अनॉन के लिए सार्वजनिक रूप से ऐसा करना ठीक है? पैक्सटन ने उसकी ओर आंखें घुमाई और जवाब दिया, इसमें क्या गलत है? तुम बिना वजह बड़ी बात बना रहे हो। उनका सामान्य रोमांटिक रिलेशनशिप है, कोई अफेयर नहीं है। जॉन और भी ज्यादा चौंक गया। उसने नहीं सोचा था कि पैक्सटन इतना ओपन माइंडेड होगा। क्या ये स्वीकार्य था? क्या हो सकता है कि पैक्सटन भी? जॉन ने डंकन ट्रियो के साथ पैक्सटन के व्यवहार को देखकर अचानक असहज महसूस किया। जितना वह सोचता गया, उतना ही नर्वस हो गया। इंस्टिंक्टिवली उसने पैक्सटन से दूरी बना ली। कैथरीन और ब्रैंडन थॉमस के पास गए। थॉमस प्रतीत होता था कि ब्रैंडन का इंतजार कर रहा था, क्योंकि ब्रैंडन को देखते ही उसने तुरंत मेडिकल स्टाफ को बुलाया। तुम शैतान, मौत से नहीं डरते? आधे घंटे से ज्यादा देर हो गई है। क्या तुम्हारी अपनी जान की चिंता नहीं है? कैथरीन ने थॉमस को गुस्से में ब्रैंडन को ले जाते देखा, उसकी आंखें काली हो गईं। उसने थॉमस को रोक दिया और रास्ता अवरुद्ध किया। थॉमस का टेम्पर खराब था और ट्रीटमेंट और सेविंग में उसके अपने नियम थे। वो किसी को इंटरफेयर करने की अनुमति नहीं देता था, लेकिन अगर वह कैथरीन हो तो स्थिति अलग थी। थॉमस ने प्यार भरी नज़रों से कैथरीन की ओर देखा। कैसी, अगर तुम्हें कुछ चाहिए, बस मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। मिस्टर थियो, ब्रैंडन अब कैसा है? कैथरीन ने सीधे पूछा। ब्रैंडन की हालत के बारे में बात करते हुए थॉमस के चेहरे पर भौहें ताने हुए थीं। ये लड़का काफी हेड स्ट्रॉन्ग है। उसकी इंजरीज तुम्हारी पिछली इंजरीज से ज्यादा गंभीर हैं, फिर भी उसने स्टबनली सब सहा। यह पागलपन है। अगर कुछ गलत हुआ तो उसकी जान जा सकती थी। उस समय रोनन ने कैथरीन के लिए कई डॉक्टर्स ढूंढे थे और उनकी कंडीशन देखने के बाद कई ने हेल्पलेसनेस जताई थी। केवल थॉमस को ढूंढने के बाद वह सफलतापूर्वक ट्रीट हुई थी। उस समय कैथरीन बहुत बुरी स्थिति में थी, लेकिन आश्चर्यजनक बात यह थी कि अब ब्रैंडन की हालत उसके समय से भी ज्यादा गंभीर थी। ऐसा लगता था कि ब्रैंडन वास्तव में अपनी जान पर खेल रहा है, अडिग डिटर्मिनेशन के साथ। अपने प्रति इतनी कठोरता दिखाना, यह आदमी सच में मर्सिलेस था। सर्जरी पूरे 3 घंटे तक चली और स्कॉर्पियन आइलैंड पर डंकन्स के सभी सदस्य ऑपरेटिंग रूम के बाहर इकट्ठा हो गए। किसी को भी नहीं पता था कि अंदर क्या हो रहा है और सभी बाहर बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। 3 घंटे बीत गए और पैक्सटन अब और नहीं सह सका। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने गुस्से में चिल्लाया, नहीं, मुझे अंदर जाकर देखना ही होगा। जैसे ही पैक्सटन ने ये कहा, वो ऑपरेटिंग रूम के दरवाजे की ओर भागा, उसे जबरदस्ती खोलने के लिए तैयार। लेकिन जैसे ही उसका हाथ दरवाजे की हैंडल को छुआ, उसका शरीर तुरंत जम गया। उसकी कमर पर एक बंदूक दबाई हुई थी। पैक्सटन तुरंत मुड़ा और देखा कि उसे कैथरीन धमका रही थी। कैथरीन ने उसे ठंडी नज़रों से देखा, होंठ कसकर बंद किए और एक शब्द तक नहीं कहा। लेकिन उसकी डोमिनेंट और पावरफुल ऑरा ने उसे किसी भी राश कदम उठाने से रोक दिया। चारों ओर खड़े लोग कैथरीन को बंदूक निकालते देखकर चौंक गए। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि वह ऐसा करेगी। कालो और अन्य लोग और भी ज्यादा डर गए, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ कोई भी कैथरीन को किसी काम से रोक नहीं सकता। यह नहीं कि वे उसे रोकना नहीं चाहते थे, बस ये नामुमकिन था। कैथरीन की ताकत की सीमा सभी को पता थी। अगर वे चारों एक साथ उसके सामने भी खड़े होते तो उसके सामने उनकी कोई संभावना नहीं थी। असहज स्थिति को समझते हुए कालो के पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वो अपनी जान की परवाह किए बिना आगे बढ़कर उसे मनाने की कोशिश करे। कैथरीन, शांत हो जाओ। गोलियां किसी का भेदभाव नहीं करती और अगर कोई घायल हो गया तो अच्छा नहीं होगा।
कैथरीन ने पैक्सटन की ओर ठंडी नज़र से देखा और सीधे आदेश दिया, रास्ता हटाओ। हालांकि पैक्सटन किसी रैश कदम को उठाने की हिम्मत नहीं कर सका, लेकिन वह अपना गुस्सा निगल नहीं पाया। वह बेताबी से समझाने की कोशिश करने लगा, मिस स्वॉन, हमें अभी भी अंदर की स्थिति नहीं पता है। क्या आपको चिंता नहीं है? कैथरीन ने उसे डोमिनेंटली देखा और केवल एक सवाल पूछा, क्या तुम डॉक्टर हो? पैक्सटन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। वह डॉक्टर नहीं था, तो भले ही वह अंदर भागे, वह क्या कर सकता था? क्या वह ब्रैंडन को बचा सकता था? जवाब स्पष्ट था, वह नहीं कर सकता था। पैक्सटन केवल हेल्पलेसली किनारे हटकर दीवार के पास बैठ गया। बाकी 3 डंकन्स पैक्सटन को संभालने आए। वे भी ब्रैंडन की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। चारों भाइयों में पैक्सटन ने ब्रैंडन के साथ सबसे ज्यादा समय बिताया था और उसके साथ सबसे अच्छा रिश्ता था। ये समझ में आता था कि वह इतना बेचैन था। लगभग 10 मिनट बाद ऑपरेटिंग रूम का दरवाजा आखिरकार खुला। चारों पुरुष तुरंत आगे बढ़े, लेकिन कैथरीन पास की बेंच पर बैठी रही, जैसे उसे स्थिति की कोई परवाह ही नहीं थी। जैसे ही थॉमस बाहर आया, वह सीधे कैथरीन की ओर भागा, डंकन्स को पूरी तरह नज़रअंदाज करते हुए। कैसी, मुझे खेद है कि इतना समय लग गया। कैथरीन ने अपने बगल की सीट थपथपाई, थॉमस को बैठने का इशारा करते हुए। थॉमस जवान नहीं था, और हालांकि वह स्वस्थ था, उसने 3 घंटे से ज़्यादा सर्जरी की थी। सामान्य व्यक्ति के लिए भी यह असहनीय होता, उसकी उम्र के व्यक्ति के लिए तो और भी कठिन। थॉमस बैठने के बाद उसने ब्रैंडन की स्थिति के बारे में कैथरीन को अपडेट देना शुरू किया। कैसी, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ब्रैंडन की जान खतरे में नहीं है और उसकी टांगें ठीक रहेंगी। अधिकतम उसे 3 महीने तक बिस्तर पर रहना पड़ेगा। फिर उसने जोड़ा, आखिरकार वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। मैं उसे बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम निश्चिंत रह सकती हो। कैथरीन का रवैया ठंडा रहा, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की चिंता की लकीर थोड़ी सॉफ्ट हो गई। स्थिति उसकी अपेक्षा से बेहतर थी। कम से कम ब्रैंडन की जान बच गई और उसे कोई डिसेबिलिटी नहीं होगी। मिस्टर थियो, चलो। कैथरीन पहले उठी, थॉमस उसके पीछे चल पड़ा। सर्जरी अभी खत्म हुई थी, लेकिन वे दोनों इतनी कैफरी तरीके से निकल गए। चारों डंकन्स दंग रह गए, और फ्रांसिस सबसे ज्यादा परप्लेक्स्ड था। क्या बॉस और मिस स्वॉन का रिश्ता अच्छा नहीं था? फिर मिस स्वॉन उससे इतनी इंडिफरेंट क्यों लग रही है? कालो बर्दाश्त नहीं कर सका और बोला, ये बस एक दिलहीन महिला है। कैथरीन के रूथलेस ट्रेनिंग मेथड्स के बारे में सोचते हुए कालो को यकीन हो गया कि इस महिला में कोई भावना नहीं है और वह बेहद निर्दयी है। वे सभी कैथरीन के प्रति स्ट्रॉन्ग डिसलाइक रखते थे। हालांकि उसकी कॉम्बैट स्किल्स फॉर्मिडेबल थीं, वह कभी ब्रैंडन के दिल में उसकी जगह नहीं ले सकती थी। उसी समय पैक्सटन ने अचानक बोला, शायद सच वैसा नहीं है जैसा दिखता है। कालो ने आश्चर्य से पैक्सटन की ओर देखा। पैक्सटन, तुम उसे डिफेंड करने वाले हो? आखिरकार अभी कुछ समय पहले पैक्सटन और कैथरीन कॉन्फ्रंटेशन के कगार पर थे। पैक्सटन अचानक कैथरीन का बचाव क्यों करेगा? पैक्सटन ने कालो की ओर अनॉयड लुक से देखा और कहा, तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। कुछ लोग जन्मजात ठंडे होते हैं, समझ नहीं रहे हो। पैक्सटन ने ब्रैंडन के साथ सबसे ज्यादा समय बिताया था, जिसका मतलब था कि चारों डंकन्स में वह कैथरीन को सबसे अच्छी तरह जानता था। वह सबसे बेहतर जानता था कि कैथरीन कितनी ठंडी और निर्दयी हो सकती है। कोई और उसे 3 घंटे से ज्यादा समय तक यहाँ रहने के लिए मना नहीं सकता था, और सबसे महत्वपूर्ण, थॉमस को भी उसने यहाँ लाया था। अगर कोई और होता, तो कैथरीन मदद कैसे करने का प्रस्ताव देती? इसलिए पैक्सटन मानता था कि कैथरीन के भावनाएं ब्रैंडन के लिए थीं, लेकिन हर कोई अपने प्यार को अलग तरीके से व्यक्त करता है। वार्ड की नर्स बाहर आई और स्थिति समझाई, जिससे तुरंत अफरा-तफरी खत्म हो गई। मिस्टर डंकन जाग गए हैं, आप अब अंदर जाकर उन्हें देख सकते हैं। वार्ड के अंदर ब्रैंडन उम्मीद से बेहतर दिख रहे थे। वो केवल थोड़ा पीला लग रहा था, कमजोर नहीं कि पहचान न सकें।
पैक्सटन सबसे पहले उनके पास खड़ा हुआ और चुपचाप पूछा, बॉस कोई आदेश है? ब्रैंडन ने कमरे को स्कैन किया और कैथरीन को नहीं देखा। उसकी भौहें तुरंत तानी गईं। उसके पीले चेहरे पर ग्लूमी एक्सप्रेशन आ गया। कैथरीन कहाँ है? पैक्सटन पहले ही अनुमान लगा चुका था कि ब्रैंडन के जागते ही सबसे पहले कैथरीन के बारे में पूछना होगा। बॉस, मिस स्वॉन अभी मिस्टर थियो के साथ बाहर गई हैं। वो ऑपरेटिंग रूम के बाहर इंतजार कर रही थी और अभी निकली हैं। चिंतित होकर कि ब्रैंडन नाराज हो सकते हैं, पैक्सटन ने विस्तार से समझाया। समझ गया। ब्रैंडन ने हल्का सा सिर हिलाया और फिर आदेश दिया, जांच लो कि उसने दोपहर का भोजन नहीं किया। कैफेटेरिया उसे अलग से भोजन तैयार करे और पहुंचाए। ब्रैंडन के बगल में 3 डंकन्स दंग रह गए। उनका बॉस हॉस्पिटल बेड पर लेटा था, फिर भी वह कैथरीन के भोजन का ध्यान रख रहा था। ये किस तरह का फेरी तले रिलेशनशिप था? पैक्सटन ब्रैंडन का टेम्पर अच्छी तरह जानता था। जब उसने आदेश दिया तो कोई इसे बदलने की अनुमति नहीं थी। हाँ बॉस, मैं कॉरी को अभी भेजता हूँ। पैक्सटन जाने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि उसे चिंता थी कि ब्रैंडन को उसकी जरूरत पड़ सकती है। जब उसने देखा कि उनके बॉस ने कोई आपत्ति नहीं की, कॉरी ने सलूट किया और तुरंत इसे संभालने गया। कॉरी जाने के बाद ब्रैंडन ने बाकी लोगों को आदेश दिया, तुम सभी बाहर जाओ। कालो और अन्य पहले रहना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ब्रैंडन आराम करने के लिए आंखें बंद कर चुके हैं, तो उन्होंने डरे बिना उसे परेशान नहीं किया और ओबीडियंटली चले गए। दरवाजे के बाहर पहुंचते ही उन्होंने धीमी आवाज में चर्चा शुरू की। हमारा बॉस बहुत हार्टलेस नहीं है क्या? उसने हमें ऐसे कैसे बाहर निकाल दिया? पैक्सटन ने तंज कसा, क्या तुम संतुष्ट नहीं हो? अगर तुम संतुष्ट नहीं भी हो तो क्या कर सकते हो? तुम कैथरीन नहीं हो, है ना? अगर अभी कैथरीन वार्ड में आई होती तो चीजें शायद अलग होती। ब्रैंडन हर संभव प्रयास करता कि उसे वहां रखा जाए। कैफेटेरिया में कैथरीन ने खुद थॉमस की मेज पर गरम सूप का कटोरा और खाना का प्लेट रखा। थॉमस ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। उसकी मुस्कान किसी 3 साल के बच्चे से भी ज्यादा खुश दिख रही थी। कैसी, तुम मेरे लिए कितनी अच्छी हो। तुम मेरी सभी पसंद याद रखती हो और मेरे लिए सब तैयार करती हो। ये कहकर उसने सूप का एक चम्मच उठाया और पी लिया। उसका चेहरा खुशी से भर गया। बहुत स्वादिष्ट है, कैसी। जो सूप तुमने लाया वह वाकई में बहुत स्वादिष्ट है। कैथरीन ने थॉमस की नाटकीय एक्टिंग को देखा और अपने होठों के कोने पर हल्की मुस्कान उभर गई। ये बूढ़ा आदमी वाकई में नाटक करने में माहिर था। थॉमस बहुत खुश था कि कैथरीन ने खुद उसका ध्यान रखा। उसकी नज़र में कैथरीन बाहर से भले ही ठंडी लगती थी, लेकिन उसका दिल गर्म था। उसकी ठंडी और दूरी भरी प्रवृत्ति के बावजूद वह वास्तव में एक केयरिंग इंसान थी, जो डिटेल्स पर ध्यान देती थी और दूसरों से ज्यादा याद रखती थी। थियोस परिवार में जन्म से ही जेनेटिक ब्लड इशू था और कई सालों तक मेडिसिन पढ़ने के बावजूद थॉमस थियोस के लिए जेनेटिक समस्या का हल नहीं ढूंढ पाया। ऐसा लग रहा था जैसे वे कर्स में हैं, क्योंकि थियोस के पुरुष 40 की उम्र से ज्यादा जीवित नहीं रह पाते। यही कारण था कि थॉमस ने अपना जीवन मेडिसिन को समर्पित कर दिया, न केवल दूसरों का इलाज और बचाने के लिए बल्कि खुद को बचाने के लिए भी। लेकिन अपनी कोशिशों के बावजूद वह अब तक ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया था। खुशकिस्मती से उसे कैथरीन मिली और थियोस के जीन्स सुधारने का एक विशेष तरीका सीखने को मिला। हालांकि यह थियोस को कर्स से बचा सकता था, फिर भी उनकी उम्र 40 के बाद दूसरों की तुलना में ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता। 3 घंटे से ज़्यादा चली सर्जरी के बाद उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ की सीमा तक पहुंच गई थी। जबकि अन्य लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया, कैथरीन ने इसे अच्छी तरह समझा और थॉमस को कैफेटेरिया में ले आई। जितना थॉमस इस बारे में सोचता गया, उतना ही खुश हुआ। उसका मूड बेहतर हुआ और सामने रखी चीजें भी उसे अधिक प्लीजिंग लगीं। संतोषजनक भोजन के बाद थॉमस ने कैथरीन से जल्द ही ब्रैंडन के लिए खाने का आदेश देने को कहा। ब्रैंडन अब खाना शुरू कर सकता है। जाओ और कुछ खाना ऑर्डर करके लाओ।
कैथरीन कहने ही वाली थी कि यह ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर उसे थॉमस के पहले के शब्द याद आए। वो उठी और ब्रैंडन के लिए खाना ऑर्डर करने गई। 10 मिनट बाद कैथरीन वार्ड में लौट आई। कमरा शांत था, कोई आवाज़ नहीं थी। ब्रैंडन हॉस्पिटल बेड पर लेटे हुए आंखें बंद किए आराम कर रहे थे। जब उन्हें किसी की उपस्थिति का एहसास हुआ, उन्होंने तुरंत अपनी आंखें खोलीं। उसका हैंडसम चेहरा, जिसमें वेल डिफाइंड फीचर्स थे, सर्जरी की वजह से और भी पीला लग रहा था। लेकिन उसे देखते ही उसकी आंखों की तीव्रता तुरंत जेंटल हो गई। कैथरीन, उसने गहरी आवाज में, थोड़ी खरखराहट के साथ कहा, जो सुनने में बेहद सूदिंग लग रही थी। कैथरीन ने पैक्ड सीरियल उसके सामने रखा और बेड पर स्मॉल टेबल उठाया। कुछ खाओ। ब्रैंडन ने अपनी आंखें थोड़ा तेंदुआकर उसे हल्की मुस्कान के साथ देखा। उसकी नजरें स्थिर होकर उस पर टिक गईं। कुछ सेकंड तक घूरते रहने के बाद कैथरीन का भौहें खींच गईं। भूख नहीं लगी। ब्रैंडन ने हंसते हुए अपना हाथ हेल्पलेसली उठाया। इस समय उसका दायां हाथ कास्ट में था और हिल नहीं सकता था, और बायां हाथ गॉज में लिपटा था, जिससे उसका सामान्य उपयोग प्रभावित था। तुम क्या सोचती हो, कैथी? कैथरीन ने हल्का कंटेम्प्ट दिखाते हुए उसे घूरा। सेंस ऑफ ह्यूमर है ना? ब्रैंडन पर अपनी नापसंदगी दिखाने के बाद कैथरीन ने सीरियल के कटोरे का ढक्कन हटाकर चम्मच से कुछ लेकर उसे खिलाया। ब्रैंडन ने मुस्कान के साथ चम्मच से सीरियल निगल लिया। ब्रैंडन ने जल्दी जल्दी कैथरीन के हाथ से खाना खा लिया। जल्दी सीरियल का कटोरा खाली हो गया और ठीक इसी समय पैक्सटन हाथ में मेडिसिन लेकर आया। थॉमस ने ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी, जिसे प्रोसेस करना पड़ता। पैक्सटन अभी ब्रैंडन के लिए तैयार मेडिसिन लेने गया था। जैसे ही पैक्सटन आया, उसने देखा कैथरीन बेड के किनारे बैठी थी, अपने बॉस को सीरियल खिला रही थी। ज्यादा सोचे बिना पैक्सटन ने पूछा, बॉस, क्या आप अभी अभी खाना खत्म कर चुके थे? फिर क्यों खा रहे हैं? क्या मेडिसिन लेने से पहले थोड़ी देर इंतजार नहीं करना चाहिए? आखिरकार थॉमस ने निर्देश दिया था कि भोजन के आधे घंटे बाद मेडिसिन ली जाए। कैथरीन ने चम्मच हाथ में रोक लिया। इस आदमी ने उसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे की? ब्रैंडन ने जल्दी से अपना कंपोजर वापस पाया। अंदर से वह गुस्से में भस्म हो रहा था और मेंटली पैक्सटन को सैकड़ों बार मार चुका था। फिर भी उसने चेहरा मुस्कान से भरा रखा और कैथरीन की नज़रों में खुश करने की कोशिश की। पैक्सटन का खाना बहुत खराब है। तुम्हारा सीरियल बहुत बेहतर है, उसने कहा। ब्रैंडन से निकलती ठंडी ऑरा देखकर पैक्सटन झटके में आ गया। ब्रैंडन के शब्दों के टोन से पैक्सटन समझ गया कि उसने कुछ गड़बड़ कर दिया। उसने जल्दी से टॉपिक बदल दिया, स्थिति को संभालने की उम्मीद में। कोई आश्चर्य नहीं कि बॉस ने पहले केवल कुछ बाइट्स लिए। मिस स्वॉन सच में आपकी परवाह करती हैं। सीरियल स्वादिष्ट होना चाहिए, है ना? ब्रैंडन ने पैक्सटन की ओर देखा और सोचा कि पैक्सटन पर्याप्त क्लेवर है झूठ के साथ चलने के लिए। कैथरीन ने उनकी एक्ट को ठंडे अंदाज में देखा। पैक्सटन कंसिडरेट सबऑर्डिनेट था। ब्रैंडन के लिए उसका बनाया खाना सीरियल से कम स्वादिष्ट कैसे हो सकता था जो कैथरीन ने कैफेटेरिया से लाया था? उसे समझ आ गया होगा और बस ब्रैंडन के साथ खेल रहा था। ब्रैंडन ने उसे झूठ बोला, जिससे वह पर्सनली उसे सीरियल खिला रही थी। कैथरीन ने सोचा कि उसे ब्रैंडन को सबक सिखाना चाहिए। उसने लगभग खाली सीरियल का कटोरा पास के ट्रैश में फेंक दिया और हाथ थपथपाया, फिर उठी। खाना खत्म, मैं जा रही हूँ। जैसे ही वह जाने वाली थी, ब्रैंडन जल्दी से उठा, उसे चेस करने की कोशिश की। लेकिन उसने भूल गया कि अभी भी उसका इव ड्रिप हाथ में था। सुई उड़ गई, जिससे पैक्सटन का दिल धड़क गया। अन्य लोगों के लिए प्यार में उनका रिश्ता आमतौर पर स्वीट और हार्मोनियस होता है, लेकिन ब्रैंडन के साथ क्यों इतना थ्रिलिंग और डेंजरस लग रहा था, जिसमें कई माइनर इंजरीज और लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस भी शामिल थीं। क्या एक्सेप्शनल लोग डेटिंग का अलग तरीका अपनाते हैं? खुशकिस्मती से ब्रैंडन ने तुरंत कैथरीन का हाथ पकड़ लिया। कैथरीन ने सिर घुमाया और ब्रैंडन की ओर ठंडी नज़र से देखा।
ब्रैंडन ने उसकी ओर फ्लैटरी से भरी एक्सप्रेशन के साथ देखा। उसकी फोर्स्ड स्माइल ने उसके हैंडसमनेस को थोड़ी प्रभावित किया। कैथी, थोड़ी देर और नहीं रुकोगी? कैथरीन ने ठंडी नज़र से उसे तंज भरे अंदाज में देखा। और रुकूं, ताकि तुम मुझे धोखा दे सको? नहीं, ब्रैंडन ने सरेंडर का जेस्चर किया। मेरे पास वो हिम्मत नहीं है। तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है? अच्छा, कैथरीन ने ठंडी हंसी में कहा। ऐसा कुछ है जो तुम करने की हिम्मत नहीं कर सकते। रेड स्टार हमेशा इनविंसिबल रही है ना? फिर तुम, उसके लीडर होने के नाते, मुझे धोखा देने की हिम्मत नहीं रखते। ब्रैंडन हेल्पलेसली मुस्कुराया। ये फिर से इस मुद्दे पर कैसे आ गया? उसे गिल्टी महसूस हुआ। कैथरीन ने जो सफरिंग झेली, उसे सोचकर ब्रैंडन ने ओबीडियंटली अपनी गलती मानने का फैसला किया। वो कभी भी दूसरों के सामने वीकनेस नहीं दिखाता, लेकिन जिस लड़की से वह प्यार करता है, उसके सामने वीक प्ले करना जरूरी था। कैथी, मेरी गलती है। ब्रैंडन और कैथरीन के कॉन्फ्रंटेशन को देखकर पैक्सटन ने फैसला किया कि अभी सिचुएशन से दूर रहना बेहतर है। अगर उसका बॉस कैथरीन से जो चाहता उसे न पा सका और गुस्सा उस पर निकाले, तो उसे यहीं से जितनी जल्दी हो सके चले जाना चाहिए। अभी के लिए भागना सबसे अच्छा विकल्प था।